राजस्थान में जेईएन की जो वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले बच्चों के लिए ये जो सेशन है ये शुरू किया गया है। यहाँ पे फ्री में आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा कि कहाँ से लेकर आपको सोर्स से आपको पढ़ना है या फिर कहाँ से टेस्ट सीरीज लगानी है, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, कहाँ से नोट्स देखने हैं, सब चीजें जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं उसमें पहला सब्जेक्ट यहाँ ले रहे हैं हम नेटवर्क एनालिसिस, क्योंकि उसकी जरूरत हर सब्जेक्ट में आगे चलकर हमें पड़ती है। तो इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे पहले इसको शुरू किया है और ये एज ए बेसिक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा अदर सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमें बेसिक से चलने के लिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा नेटवर्क एनालिसिस का फर्स्ट वाला चैप्टर, जो बेसिक चीजें हमें नेटवर्क एनालिसिस में पता होनी चाहिए। डिप्लोमा वाले इसको सर्किट थ्योरी भी बोलते हैं, तो ये सर्किट थ्योरी नेटवर्क एनालिसिस एक ही चीज है। पहले हम देख लेते हैं नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। नेटवर्क, ये मानो कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस और ये हमारा है एक वोल्टेज सोर्स। अब नेटवर्क में होता है कि इसमें पाथ जो है सोर्स से क्लोज्ड पाथ हो भी सकता है और क्लोज्ड पाथ नहीं भी हो सकता। कैसे? अगर V1 से मैं चलूं, R1 तक विजिट किया, R3 तक विजिट किया और वापस वोल्टेज सोर्स पर आ गए, तो ये क्या पाथ क्या कंप्लीट है, कंप्लीटली क्लोज हो रहा है। यहाँ से अगर करंट जाएगी तो यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के यहाँ वापस आ जाएगी। फिर अगर सेकंड वाला पाथ अगर हम देखते हैं, वोल्टेज सोर्स से चले, R2 की साइड R1 से विजिट करके R2 की साइड गए और R2 की साइड यहाँ तक आए, तो हमें पता चला कि ये वाला वायर क्या ओपन है, तो यहाँ से करंट क्या हमारी ट्रेवल नहीं कर सकती, तो ये वाला पाथ ओपन है। अगर यही चीज हम R3 से देखें तो इसके अंदर एक और पाथ ओपन है, R3 R2 और वापस यही वाला पाथ जो ओपन है। तो इसके अंदर पाथ जो है क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें सारे तो जो पाथ होंगे वो हमें क्लोज्ड मिले ही मिले। और ये जो सर्किट के अंदर होता है, सर्किट के अंदर आपको एसेंशियल ये कंडीशन ही है कि आपके सारे पाथ्स जो है क्लोज होने चाहिए। अगर कोई भी पाथ ओपन है तो वो जो हमारा डायग्राम है, वो जो सर्किट है हमारा, उसको सर्किट बोल ही नहीं सकते जब तक कि उसके सारे जो पाथ्स जो हैं वो क्लोज नहीं होंगे। अगर यहाँ से V1 से चले, R1 चले, R3 चले, तो ये एक पाथ ये हुआ P1 पाथ, पाथ को मैं P1 लिख रही हूँ। फिर अगर V1 से चले, R1 चले, R2 चले और वापस घूमकर अगर V1 की साइड आते हैं, तो ये पाथ 2 अगर देखें तो ये भी क्लोज्ड है। और अगर R3 से चले, R2 से चले और वापस घूमकर R3 में आए, तो ये भी जो पाथ 3 है ये भी क्लोज्ड है। तो ऐसे कोई भी पाथ आप चूज कर लो, वापस आपको क्लोज सेम पॉइंट पे आप वापस आ ही जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया। तो इसको सर्किट कहते हैं। तो इसमें एसेंशियल कंडीशन होती है कि इसमें क्लोज होंगे पाथ सारे। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है सर्किट और हमारे नेटवर्क के अंदर। अब कुछ मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे यूज होने वाली है। जैसे ये मैंने एक बनाया वोल्टेज R1 R2 ये R3। अब V1 से अगर यहाँ से चले हम, कोई इंसान यहाँ से चलेगा, यहाँ से चले, R1 से चला, R2 से चला, वापस V1 तक आ गया। ये इंसान सेम ये भी तो कर सकता है कि R1 से चले, R3 से चले, वापस घूम के यहाँ आ जाए। तो अगर कोई पाथ उसने चूज किया और उसके अंदर कोई सब पाथ नहीं आ रहा है, तो उसको हम मैश कहते हैं। अगर R1 से चला, R2 से चला इसके अंदर और घूम के अगर V1 तक आया, तो उसके अंदर सब लूप आ रहा है या नहीं आ रहा है। लूप कौन सा? कि एक
पॉइंट से चले और वापस घूम के उसी पे आता है या नहीं आता। तो ये वाला अगर हम देखें, यहाँ से चला R3 के ऊपर से R2 तक गया, फिर वापस घूम के अगर R3 तक आता है तो ये लूप 2 है। अगर इसको लूप 1 बोले, इसको 2 बोले, और ये बाहर वाला अगर हम देखें, V1 से चलकर R1 से चलकर R2 से चलकर वापस घूम के V1 पर आता है, तो उसके अंदर लूप 1 भी कंक्लूड हो रहा है, लूप 2 भी कंक्लूड हो रहा है। तो ये बाहर वाला जो है इसको तो हम बोलेंगे लूप, और जिसके अंदर इस अंदर वाले के अंदर L1 के अंदर जो मैंने लिखा है, L1 के अंदर कोई भी सब लूप नहीं आ रहा है। इसके अंदर हम विजिट करते हैं, V से लेकर R1 से लेकर R3 से लेकर वापस आ रहे हैं, तो इसके अंदर हमें कोई भी अदर लूप नहीं दिखेगा, तो इसको हम मैश बोलते हैं। और ये वाली चीज यहाँ पे R3 R2 का अगर देखें तो यहाँ पे इसको भी मैश लिख सकते हैं। तो इसको मैश 1 लिखूं तो इसको मैश 2 लिख सकते हो। तो लूप की डेफिनेशन ये हो जाती है कि इसमें कोई सब लूप आ सकता है। और ये कंटेन करता है मैश को, ये सब लूप को कंटेन करता है। जबकि मैश ये होता है, ये कोई भी सब लूप को कंटेन नहीं करता है। ये एक चीज जो है, जो हम ये सर्किट बनाते हैं, इसके अंदर हमें पता होनी चाहिए कि लूप किसको बोलते हैं, मैश किसको बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा जो है नेटवर्क। इट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, इट मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड पाथ। कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर क्लोज्ड पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसके अंदर सोर्स हो या नहीं हो, इसके अंदर ये भी कंडीशन जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हमारा सोर्स होगा ही होगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सोर्स हो हमारा। फिर यहाँ पे आ जाती है सर्किट की डेफिनेशन। इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं, और इसके अंदर जरूरी है कि क्लोज्ड पाथ हो। इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स। इसके अंदर जरूरी है कि एटलीस्ट एक तो सोर्स जो है इंडिपेंडेंट हो ही हो इसके अंदर। फिर उसके बाद ये आ जाता है कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वो ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है, और ये ऊपर वाले का जो एग्जाम्पल है वो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो आएगा। फिर उसके बाद ये हम जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स वाले बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो जो पढ़ते थे, इसके अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। जहाँ पॉजिटिव प्लेट होती है वहां नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स जो है भाग भाग कर आते हैं, और नेगेटिव वाली जो प्लेट होती है वहां पे आते हैं, वहां से ये नेगेटिव वाले जो है भाग भाग के जाते हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाले से आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेगेटिव वाले से ये जाते हैं, या फिर यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो यहाँ आते हैं। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये भाग भाग के इधर जाते हैं, तो ये ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा। और जो करंट होती है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगी। फिर इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज चार्ज जो क्या होता है वो हमारा ये हमें याद ही रहता है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा, अब कुछ जो नोटेशन होते हैं हम लिखते हैं कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया। ये सब जो चीजें हैं इनको किस चीज में मेजर करते हैं, जैसे वोल्टेज जो होगा वो वोल्ट में होगा, करंट जो होगा एम्पियर में होगा, पावर जो होगा वाट में होगा, और ये जो एनर्जी है वो जूल्स में होगा। तो हम इनको देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या है और कहाँ से जो इनकी ये जो यूनिट्स आई हैं वो है। अब करंट जो होती है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है, करंट उनके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो करती है। तो इसको अगर चार्ज से हम रिलेट करते हैं तो आई इसको टू लिखते हैं dQ/dt। अगर चार्जेस का डिफरेंशिएशन करें तो वो हमारी करंट आती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, जितना जल्दी हमारे जो चार्ज है वो बदल रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारा हो जाता है करंट। और ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। कैसे? अब ये जो प्लेट थी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव था,
पॉजिटिव वाली प्लेट हमेशा हायर पोटेंशियल पे होती है, आई इस डायरेक्शन में फ्लो करता है और घूम के वापस आई एंटर नेगेटिव प्लेट पे होता है, तो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो बाद में हम इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट तो छोड़ देते हैं क्योंकि बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो करंट का ही नोटेशन हम याद रखते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन से ये बाहर निकलती है, या हम ये बोलते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जो है करंट का हमेशा फ्लो होता है। इसका जो यूनिट है उसको, चार्ज जो होता है कूलम में होता है, और पर यूनिट टी जो है टाइम है, कूलम पर टाइम भी लिख सकते हैं, और इसी को कूलम पर टाइम को आई से नोट करके हम एम्पियर लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अगर इसका हमें वापस से चार्ज चाहिए, कूलम चाहिए, तो ये आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है। अगर यहाँ हमें क्यू चाहिए तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे आई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या चार्ज मिल जाएगा। अब माइनस इनफाइनाइट टू टी है, तो ये बोलता है कि इनिशियली अगर कोई चार्ज था तो वो क्यू नॉट चार्ज अगर उसको रख दें और जीरो से अगर शुरुआत करें तो डी टी पॉजिटिव टाइम के अंदर हमें जो है क्यू चार्ज मिल जाएगा। तो इसको क्यू इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू टी आई डी टी। हमेशा जो है डिफरेंशिएशन का साइन हटाते हैं तो टाइम हमेशा इससे शुरू होता है, माइनस इनफाइनाइट है उससे जहां तक हमें जिस टाइम तक हमें कैलकुलेट करना है वो वाला टाइम। और जब इसको हटाते हैं, अगर नेगेटिव टाइम का मतलब हुआ कि पहले से उसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट था, तो वो वाला प्रेजेंट था, तो इस चीज को हम लिख देते हैं क्यू नॉट, और फिर ये किस टाइम के लिए बच गया तो वो हम जीरो से टी पॉजिटिव जो टाइम होगा उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब वोल्टेज ये बोलता है कि हमारा कितना वर्क डन हुआ एक कूलम चार्ज को मूव करवाने में। ये मानो कि Q1 एक चार्ज था, ये Q2 चार्ज था, अब इस Q1 चार्ज को Q2 चार्ज के प्रेजेंस में इधर या उधर इसके साइड लाने में कितना हमें वर्क डन करना पड़ा, कितना जोर हमें लगाना पड़ा Q2 की साइड लेकर जाने में। तो ये जो होता है हमारा वर्क डन कितना हुआ एक कूलम चार्ज, ये वाले कूलम चार्ज को इस Q2 इनफाइनाइट, ये जो Q2 होता है इनफाइनाइट चार्ज होता है, उसके साइड लेकर जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो वो जो होता है वो वोल्टेज होता है। और इसको हम वर्क डन का जो यूनिट होता है हमारा जूल्स होता है, और क्यू कूलम जो होता है उसका हमारा यूनिट कूलाम होता है, तो इसका यूनिट आता है जूल्स पर कूलाम, और इसको लिख देते हैं वोल्ट। तो इसका जो डेफिनेशन हो गया ईएमएफ का जो होता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन कंडक्टर and force is required which is called electromotive force। अब एक होता है वोल्टेज, ये वोल्ट, ये हमारा एक सोर्स होता है, जैसे बैटरी एक सोर्स हो गया जिसमें उसके अंदर ये फिक्स है कि ये इतने चार्ज की है। एक होता है ईएमएफ जो जनरेट होता है। अब ये जो बैटरी है इसका कोई वायर है, ये अगर इंडक्टर कॉइल है और इसके पास एक कॉइल और रखी हुई है, तो इससे जो ये जनरेट होगा इसके अंदर जो करंट और वो फ्लो होगी, इसके अंदर जो वोल्टेज आएगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब ये बोलता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कंडक्टर में जो फोर्स आता है वो हमारा जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। फिर उसके बाद आता है पावर की डेफिनेशन। क्या पावर हम जानते हैं, पावर हम लिखते हैं P इक्वल्स टू V इंटू आई। वोल्टेज की डेफिनेशन हमने अभी भी पढ़ी है dW बाई डी क्यू, और करंट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है dQ बाई dt। तो ये यहाँ से जो कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम V इंटू आई कर सकते हैं, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है हमारा पावर होता है। अब पावर कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर वोल्टेज और करंट हमें दे रखा है तो वोल्टेज और करंट से कर सकते हैं। अब आई V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ जो होता है वहां से अगर आई को हम हटाएं तो V बाई आर इक्वल्स टू आई, तो यहाँ से ये डेफिनेशन बन जाएगी V स्क्वायर बाई आर। और यहीं से ओम्स लॉ से अगर हम इस V आई से V को हटाएं तो ये हमारा बन जाएगा आई स्क्वायर आर। और P इक्वल्स टू वी आई, जो भी हमारे पास चीजें प्रेजेंट होगी, अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, वोल्टेज प्रेजेंट होगा, तो पावर इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। और करंट प्रेजेंट हुआ, रेजिस्टेंस प्रेजेंट हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और वोल्टेज और करंट दोनों ही है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। अब आपको याद क्या रखना है,
करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर्स होती है, वोल्ट की यूनिट वोल्ट होती है, पावर की वॉट होती है, और एनर्जी जो जूल 1 न्यूटन मीटर जूल्स, इसकी जो 1 जूल्स कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। अब आई जो करंट होता है dq/dt होता है, वोल्टेज जो होता है dw/dq होता है, पावर जो होता है v इंटू आई होता है, और ये यहाँ पे इनको दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। अब आता है कि एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं और पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं। एक्टिव एलिमेंट का मतलब हुआ कि उसमें उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है कि वो जो है करंट का फ्लो करवा सकती है इनफाइनाइट टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। और पैसिव एलिमेंट ये होता है कि उसके पास पावर तो है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट टाइम तक वो हमें एनर्जी देगा या नहीं देगा। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बैटरी हो हमारे पास, जैसे गाड़ी की बैटरी हो, या फिर हमारे घर में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, वो हमें इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी तो प्रोवाइड कर नहीं सकती है। वो जितनी चार्ज है उतनी 5 घंटे 7 घंटे तक हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगी, फिर उसके बाद तो वो खुद ही डिस्चार्ज हो जाती है, तो वो हमारा पैसिव एलिमेंट हो जाता है। अब आता है कि एक्टिव एलिमेंट कौन सा हो गया, जो खुद ही एनर्जी को क्या जनरेट करता है। जैसे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे कि हमारे ओपेम्प्स वगैरह जो होते हैं उनमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई रहती, तो वो वाली जो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो जो होते हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। आप इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लें। व्हेन द एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक वो हमें प्रोवाइड कर दे, या फिर हम ये बोल देंगे कि एलिमेंट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, मतलब उसमें शक्ति है कि वो जितनी एनर्जी उसके पास है उसको भी और बढ़ा चढ़ाकर आपको दे दे। अगर वो पैसिव एलिमेंट होता तो बढ़ा चढ़ाकर कहाँ से देता, उसके पास पहले से ऑलरेडी कहीं से स्टोर्ड एनर्जी थी, वो उसी को सप्लाई कर सकता था, उतना ही सप्लाई कर सकता था। पर ये ऐसा एलिमेंट है जो जितनी, अगर इसके पास 2 वोल्ट की एनर्जी है, 2 जूल्स की है, तो उसको 10 जूल्स 50 जूल्स ऐसे कर दे, तो वो हमारा एक्टिव एलिमेंट्स हो गया। अब इसके इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे ये हो जाते हैं, करंट सोर्स, एक्चुअल वोल्टेज सोर्स, जिसको हम बोलते हैं कि ये इनफाइनाइट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ओपेम्प्स हो गए। तो ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट टाइप के हो गए, क्योंकि ये खुद एक सोर्स की तरह काम करे, और ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं डिपेंडेंट टाइप के हो गए, मतलब इनको पहले किसी से एनर्जी दिया, पर उसके बाद क्या करा, इन्होंने उसी को बढ़ा चढ़ाकर आपको वापस दे दिया। और ये जो हम, जैसे मैंने ये सर्किट बनाया, यहाँ R1, यहाँ R2, और ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, तो ये जो इसको देता रहता है, हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज जो है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, और इसकी जो एनर्जी है, इसका जो वोल्टेज है वो कभी डिके नहीं करेगा। अभी अगर हम इसमें करंट एनर्जी पावर कैलकुलेट करना चाहें, तो अगर 2 घंटे बाद 10 घंटे बाद भी करेंगे तो हमें ये सेम ही एनर्जी और पावर की जो कैलकुलेशन है वो मिलने वाली है। अब अगर बैटरी, इसको नॉर्मल बैटरी, इसको कांस्टेंट नहीं माने तो हम सर्किट एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो ये वाले जो होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हम इसको यही बोलते हैं कि ये जो है हमारे एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करता है। इसको हम पैसिव नहीं बोल सकते कि 4 घंटे बाद डीके कर जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमें पढ़ना है इस चीज को, तो हमें ये एक्टिव एलिमेंट की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। फिर जो आ जाता है इंडक्टर और कैपेसिटर, जो होते हैं पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। अब इनका जो ट्रांजिस्टर्स के अंदर बिहेवियर होगा, जो हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेगा, तो वहां पे ये बोलता है कि एक्टिव एलिमेंट की तरह करते हैं, क्योंकि वहां पे ये क्या चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दिखाते रहते हैं। अब डिपेंडेंट सोर्स है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन। जो डिपेंडेंट सोर्सेज होता है, जिसका ये एग्जांपल है ट्रांजिस्टर, ओपेम, उनमें जो होता है एम्प्लीफिकेशन,
नहीं होता है तो वो एक्टिव एलिमेंट की तरह काम नहीं करते। अब पैसिव एलिमेंट ये होगा कि वो जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट टाइम तक नहीं दे सकते। अब कैसे, इंडक्टर जो होता है चार्ज होता है, कैपेसिटर भी चार्ज होता है, पर वो थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जी को स्टोर करता है, फिर उसके बाद दूसरे एलिमेंट के अंदर वो उसको डिस्चार्ज कर देता है, फिर से चार्ज करता है, फिर से डिस्चार्ज कर देता है। तो ये वाला प्रोसेस क्या चलता रहता है, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट को इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी नहीं दे सकता। जैसे ये जो वोल्टेज सोर्स है ये दे रहा है इस पूरे सर्किट को। यहीं पे अगर हम इंडक्टर लगा दें R1 R2 और इसके पास कोई वोल्टेज है तो वो करंट फ्लो करवा देगा, पर वो इनफाइनाइट टाइम तक नहीं करवाएगा। जितनी भी करंट होगी वो अगर इस पाथ से जाती रहेगी तो ये रेजिस्टेंस के अंदर जो है हीट अप होकर और ये पूरा एनर्जी का वो जितनी एनर्जी इस इंडक्टर के अंदर थी उसका पूरा लॉस करवा देंगे, और फिर उसके बाद ये जो सर्किट है हमारा ये विदाउट एनर्जी के हो जाएगा। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये हमारे पैसिव एलिमेंट्स का एग्जांपल है। अब ये बोलता है कि पैसिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, ये बोलता है कि ये कैपेबल नहीं होता है एनर्जी को इनफाइनाइट टाइम तक डिलीवर करवाने की। और ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की इंटरनल प्रॉपर्टी है, जैसे इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, वो इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी का स्टोरेज कैसे करते हैं या उसको हीट के रूप में आपको देते हैं। फिर उसके बाद ये आ जाता है, ये नोट्स के नोट है जो आपको पढ़ना है। इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं पैसिव एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं, पर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करते हैं, और डिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं उसके अंदर इंटरनल एम्पलीफिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे होती है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनर्जी बैलेंस, कोई भी सर्किट जो होगा उसमें एनर्जी बैलेंस का प्रोसेस जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे दूसरी है, ये 3 एम्पियर है और ये ±4 वोल्ट की बैटरी है। अब ये अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो तो आप इसको ये ऐसे कर सकते हो, और ये वाला घूम के वापस ऐसे कर सकते हो, या फिर आपको इसको अच्छे से लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये है दूसरा वोल्टेज सोर्स है, और इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो सेम सेम अर्थिंग वाले पॉइंट होते हैं आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर दिया है इसने 5 एम्पियर, ये 2 वोल्ट का, जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है। अगर बड़ी प्लेट है तो वो पॉजिटिव प्लेट है, और जो छोटी प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट होती है। तो इसके अंदर आ रहा है 8 एम्पियर, और ये है 20 वोल्ट की। फिर ये है 4 वोल्ट का, और इसके अंदर है 3 एम्पियर। अब ये जो है पूरा जो कंप्लीट है, एक सर्किट के अंदर पावर कितनी डिलीवर हुई और पावर कितनी ऑब्जर्व हुई, दोनों बराबर आती है। पावर डिलीवर कैसे, ये एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव प्लेट से जितनी करंट निकली और जितना वोल्टेज हुआ पॉजिटिव प्लेट पे, इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है V/I, उससे जितना पावर आया, और कोई अदर एलिमेंट हुआ चाहे वो रेजिस्टेंस हुआ, जो पावर ऑब्जर्विंग एलिमेंट हुआ, और हो सकता है कि वोल्टेज सोर्स खुद भी ऑब्जर्विंग हो जिसके पॉजिटिव प्लेट के अंदर जो है करंट घुस रही हो, तो इसका जो V/I आता है वो ऑब्जर्विंग होता है। यहाँ पे इंडक्टर होता, कैपेसिटर होता, वो भी ऑब्जर्विंग होता। तो इन सब का टोटल, और ऐसे वाले जो सोर्स होंगे जो डिलीवर कर रहे होंगे, उन सब का जो टोटल होगा वो दोनों ही इक्वल आता है। मतलब ये है कि जितनी पावर हम सप्लाई करते हैं उतनी ही एलिमेंट्स के अंदर ऑब्जर्व होती है, एक्स्ट्रा पावर कहीं से आती नहीं है। तो ये हमने देखा है इसका। तो यहाँ पे हम इसका कैलकुलेट करते हैं। 2 वोल्ट है, 5 एम्पियर निकल रही है, तो ये हो गया पावर डिलीवर 5 × 2। कितना पहला जो पावर है 2 × 5, तो ये 10 वॉट जो है डिलीवर हुआ। अब ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके अंदर 8 एम्पियर जो है एंटर होती है, ये ऑब्जर्विंग वाली कैटेगरी में आएगा। तो दूसरी कैटेगरी यहाँ से आप हम ये बना देते हैं ऑब्जर्विंग वाली, यहाँ पे कंपेरिजन के बेस पर। तो इसको मैं P2 सोर्स लिख देती हूँ, इसको P1, और ये हमारा P3।
और इसकी जो करंट की डायरेक्शन थी हमारी ये थी 3 एम्पियर वाली की। तो इस P2 क्या होगा, 8 एम्पियर इंटू 20 वोल्ट इज टू 160 वाट। अब इसको 160 वाट अगर किसी सोर्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो इसको -160 भी लिख सकते हैं, और अगर आपको याद रहता है कि ये ऑब्जर्विंग वाला है तो आप इसको ऑब्जर्विंग वाला लिख सकते हैं। बट नॉर्मली आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस लगेगा नहीं। तो ये 8 एम्पियर जो थी एंटरिंग थी, तो किसी भी सोर्स, वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, अगर उसके पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर हो रही है तो आप उसको हमेशा 8 एम्पियर नेगेटिव लिखो। तो ये हो गया माइनस का 160 वाट। अब जो P3 है हमारा, उसके अंदर करंट है 3 एम्पियर और पॉजिटिव प्लेट के अंदर वो एंटर हो रही है तो नेगेटिव होगी हमेशा ही, इनटू वोल्टेज कितना है 4 है, तो ये हो गया -12 वाट। अब ये जो हो गया यहाँ पे जो दिखा रहा है P2 वोल्टेज जो है उसका 160 वाट, 8 दूनी 16 ऑब्जर्व कर रहा है ये। P3 जो है 4 × 3 12 डिलीवर कर रहा है, और P2 जो है डिलीवर कर रहा है। अब ये जो है इसके अंदर जो ये जो हमारी आ रही है 10, अब इनका बैलेंस हुआ नहीं तो ये कंप्लीट क्या हमारा सर्किट बंद नहीं है। जैसे ये ओपन दिखा रहा है तो ये ओपन ही है हमारा, इसके साथ में और कोई सर्किट जुड़ा हुआ है तभी इसका पावर का बैलेंस आया नहीं है। यहाँ पे मैंने बंद किया है तो ये पावर ऑब्जर्विंग वाली जो है ये सर्किट हमारा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ओपन है तो हो सकता है कि इसके साथ में कोई और भी कनेक्टेड हो। और यहाँ पे अगर हम दूसरा कोई रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ लगाकर देखें तो उससे हम इसका पावर का जो बैलेंस है वो कर सकते हैं। तो ये हमारी पावर ऑब्जर्विंग वाली क्वेश्चन है। अगर कोई भी सर्किट होगा, अगर हमने उसको गलत किया है तो हम, अगर पूरा कंप्लीट है सर्किट, जैसे ये ओपन था, अगर वो कंप्लीट सर्किट है तो उसमें पावर बैलेंस हमेशा ही काम करेगा। जैसे इसके अंदर नहीं कर रहा था तो ये इनकम्प्लीट सर्किट था, जैसे मैंने ये बंद किया तो ये बंद नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। एक्टिव मतलब वो इनफाइनाइट टाइम तक के लिए आपको क्या सप्लाई कर सकता है एनर्जी का। पैसिव एलिमेंट जो इनफाइनाइट टाइम तक सप्लाई नहीं कर सकता। लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट। वोल्टेज और करंट जो होता है लीनियरली वेरी करे, जितना वोल्टेज बढ़े उतना ही करंट बढ़ जाए, तो ये लीनियर वेरिफिकेशन हो गया। और एक होता है नॉन लीनियर, जितना वोल्टेज बढ़ेगा कोई जरूरी नहीं है कि उसी सेम प्रोपोर्शन में करंट बढ़े। हो सकता है कि दोनों का रिलेशन ये हो सकता है दोनों का रिलेशन ये हो सकता है कि ये वाला रिलेशन हो, और हो सकता है ये वाला रिलेशन हो। कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो एलिमेंट है लगा हुआ सर्किट में वो कौन सा है। यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ कि करंट जो है उस एलिमेंट के एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, अगर दूसरी साइड हमने सप्लाई दिया तो वहां से नहीं कर सकती। कैसे, अगर हम डायोड लें, यहाँ से करंट का फ्लो हो सकता है, ये पॉजिटिव प्लेट होती है हमारी, ये नेगेटिव प्लेट होती है, यहाँ से करंट का फ्लो हुआ, हमने सप्लाई दिया यहाँ सोर्स से, तो ये करंट जो है ऐसे फ्लो करके वापस पूरा पाथ हमारा कंप्लीट करवा देगी। और यही अगर हमारा डायोड ऐसे कनेक्टेड हुआ और हमारी वोल्टेज प्लस पोलैरिटी इधर है तो ये वाली करंट जो है इधर से फ्लो कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाला यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा, ऐसे तो फ्लो कर रहा है पर ऐसे फ्लो नहीं करेगा, ये ऐसे फ्लो करेगा, जबकि ये डायोड क्या हमारा रिवर्स बायस है तो इस वाली डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होने देगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है। वहीं अगर आप रेजिस्टेंस को लो तो चाहे जहां यहाँ से करंट पास करवा दो चाहे इधर से पास करवा दो, इसके अंदर से तो पास हो जाएगी, और इसका तो काम है हीट डिसिपेशन का, तो वो हीट डिसिपेट कर देगा जितना करंट इसके अंदर से फ्लो होगी। फिर आता है टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। कोई एलिमेंट होता है जिसके अंदर जो है एनर्जी पावर जो है डिपेंड करती है कितने टाइम के लिए फ्लो करती है। और एक होता है इन टाइम इनवेरिएंट, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितने टाइम के लिए उसके अंदर फ्लो कर रही है, या अगर ये टाइम का इंस्टेंट आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा। तो ये हो गया टाइम वेरिएंट, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और टाइम इनवेरिएंट जो हमारा टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। एक आता है लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपने है ना बहुत सारे वायर देखे होंगे, एक ये नॉर्मल वायर है जिसको हम ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसके अंदर हम ये दिखा देते हैं कि ये पूरा जो सर्किट है हमारा, ये मैं बना रही हूँ,
ये R1 है, ये R2 है। तो इनके अंदर दो ही रेजिस्टेंस है। अब ये पूरा ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस इतना है और ये जो पूरा वायर कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस इतना है। तो मैंने इनकी वैल्यू दिखा दी। अब हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनका तो वायर ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ उसके हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। यहाँ यहाँ रेजिस्टेंस है, थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है और बहुत दूर तक है। तो उसका एनालिसिस हम ऐसे कर नहीं पाते हैं। तो उसको क्या हम एनालिसिस करने के लिए पूरे लाइन से उस रेजिस्टेंस थोड़ी दूर के अंदर जितना रेजिस्टेंस है उससे उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ दिखा देते हैं कि इतना रेजिस्टेंस है। तो ये जो हम दिखाते हैं ये लंप्ड रेजिस्टेंस होता है। लंप्ड मतलब हमने इकट्ठा किया हुआ है एक जगह, उस उतना रेजिस्टेंस है। जबकि ये ट्रांसमिशन लाइन का जो रेजिस्टेंस है ये डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस है। तो लंप्ड का मतलब हुआ एक जगह इकट्ठा, हमारा हमें पता है कि इतना रेजिस्टेंस है, और डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो जो रेजिस्टेंस है पूरी थ्रू आउट द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आता है हमारा एलिमेंट्स। पहले तो हम देखें कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। उसमें आ सकता है कि एक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं और पैसिव एलिमेंट हो सकते हैं। फिर वो बोलता है कि एक्टिव एलिमेंट में एक्टिव कौन से वाले हो सकते हैं। एक्टिव के अंदर आइडियल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। आइडियल मतलब कि अगर हमने हमारे सर्किट में लगाया तो वो इनफाइनाइट टाइम तक हमें एनर्जी की सप्लाई दे देगा, पावर की सप्लाई दे देगा। और प्रैक्टिकल ये होगा कि ऐसा तो कोई चीज प्रेजेंट यूनिवर्स में होती ही नहीं है। एज ए एनालिसिस हम पढ़ सकते हैं कि आइडियल है वो बहुत टाइम तक के लिए और इनफाइनाइट टाइम तक के लिए हमें एनर्जी और पावर दे देगा। पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हर जो सोर्स होता है उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो डिके करना स्टार्ट कर देता है, या उसकी लिमिट होती है वहां तक ही वो कर सकता है। तो वो होते हैं हमारे प्रैक्टिकल वाले। ये दोनों ही हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी होता है। प्रैक्टिकल भी हमारे वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है। अब पैसिव एलिमेंट हम जो पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस के अंदर, हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब रेजिस्टेंस जो होता है इसका बिहेवियर लीनियर होता है, जो ओम्स लॉ पे V = IR पे काम करता है। अब इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर क्या आता है, LdI/dt। रेजिस्टेंस का बिहेवियर ऐसे काम करता है, L इंडक्टर, dI/dt। करंट का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होता है, उसको अगर जितना वैल्यू हमें इंडक्टर की दे रखी होती है उससे अगर वोल्टेज उससे अगर मल्टीप्लाई करें करंट के वेरिएशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें वोल्टेज मिलता है। और यही अगर कैपेसिटर का होता है वो होता है I=CdV/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जो है वोल्टेज का चेंज हुआ, उसको अगर कैपेसिटर जितना दिया हुआ है कि जितनी वैल्यू का है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें करंट मिलती है। तो ये जो बिहेवियर है इंडक्टर और कैपेसिटर का वो होता है नॉन लीनियर बिहेवियर। और रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है जो ओम्स लॉ पे काम करता है, ये हमारा ओम्स लॉ है, तो उसको हम बोलते हैं ये लीनियर बिहेवियर है इसका। अब हम पढ़ लेते हैं कि डिपेंडेंट एक होता है, डिपेंडेंट एक होता है इंडिपेंडेंट। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। डिपेंडेंट, इसको हम सेपरेट एक स्लाइड आएगी खाली, हम उसके अंदर देखेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन अदर्स की देख लेते हैं। कंडक्टेंस एक होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट जो होता है वो कंडक्टर होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, और इसकी जो जी की यूनिट होती है महो होती है, या ओम्स ऐसे लिखते हैं तो इसकी हम यूनिट ऐसे लिख देंगे। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यूनिट महो होती है और इसको सीमेंस भी बोलते हैं। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1/R लिख सकते हैं। महो लिख दो या फिर ओम्स के ऊपर -1 लगाकर ऐसे लिख दो। अब आता है सोर्स और सिंक। अगर वोल्टेज सोर्स है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो होती है आउटगोइंग है, तो उसको हम वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। कोई भी जो एलिमेंट होगा वो सोर्स अगर होगा हमारा, तो अगर उसके वोल्टेज के अगर उसके पॉजिटिव प्लेट से करंट जो होगी आउटगोइंग होगी, और अगर करंट सोर्स भी होगा अगर पॉजिटिव प्लेट से उसका जो करंट है आउटगोइंग है, तो वो हमारा हमेशा सोर्स होगा। और वही अगर अपोजिट हो जाए, अदर कोई रिलेशन निकल जाए, अगर पॉजिटिव प्लेट के अंदर कहीं से भी करंट जो है एंटर कर जाती है, तो हमारा सिंक हो जाता है। तो हमेशा सोर्स का काम होता है डिलीवर करना, तो वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है हमारी लीव करेगी। और अगर सिंक हुआ मतलब लेना हुआ, तो लेने वाला होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जो होगा हमारा करंट जो एंटर करेगी, ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है हमारी।
तो इसको सिंक भी बोलते हैं। कई बार हम सिर्फ लोड लिख देते हैं। लोड का मतलब यही हुआ कि वो जो है पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर हमारी करंट की डायरेक्शन जो है एंटर करी है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है तो ये हमेशा डिलीवर करेगा। ये हमेशा सोर्स के लिए हम नोटेशन देते हैं। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर हमारा जो करंट है एंटर कर रहा है तो वो हमेशा ऑब्जर्व करेगा। अगर ये वाला केस हुआ जिसके अंदर करंट जो हमारा एंटर कर रहा है वोल्टेज के, तो ये ऑब्जर्व होगा। और ये वाले जो पोजीशन है ये हमारी डिलीवरिंग की है। फिर ये एक सर्किट दिया है, ये पूरा कंप्लीट सर्किट है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो हमारा कंप्लीट नहीं था, तो इसमें क्या एनर्जी का बैलेंस नहीं हो रहा था। ये वाला जो कंप्लीट सर्किट है इसके अंदर हमारा एनर्जी का बैलेंस हो रहा होगा। 10 वोल्ट है, 10 एम्पियर है, तो इसकी 100 वाट की पावर आ गई। और ये आउटगोइंग है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकली। अब ये 2 वोल्टेज का है और इसके अंदर हमारी जो है करंट एंटर कर रही है, तो ये 1 एम्पियर की कर रही है, तो इसकी 2 वाट हो गई। ये 4 एम्पियर का है, 4 वोल्ट का है, 1 वोल्ट का होगा और 4 एम्पियर होगा, शायद ऐसा है। और ये 3 वोल्ट है और इसके अंदर 11 एम्पियर ऑब्जर्व हो रही है, तो ये हो गया माइनस का 33 वॉट। इसमें वोल्टेजेस मिसिंग है। इसका मैं आपको देखकर वोल्टेजेस का रिप्रेजेंट दे दूंगी, जिससे हमारा की एनर्जी का बैलेंस जो है वो हो जाए। अब आता है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो हमारे एनर्जी का जो डिलीवर है या ट्रांसफर जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं कर पाए। और या फिर हम ये बोल देंगे कि अगर उसके अंदर कोई और सोर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो वो नहीं कर सकते, जैसे कैपेसिटर वगैरह हो गए। डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट देन इट इज नोन एज पैसिव एलिमेंट। इसका एग्जांपल है रजिस्टर और ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर एनर्जी लेता है और उसी को कन्वर्ट करके आगे देता है, तो वो स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है। अब आइडियल तो ये होगा कि वोल्टेज सोर्स है और कोई रेजिस्टेंस है और इसके टर्मिनल के अक्रॉस हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमें ये वाला जो है इसके अंदर हम मानते हैं कि नेग्लिजिबल जो है पावर डिसिपेट हुई और जितनी वोल्टेज सोर्स है उतना का उतना हमें इस टर्मिनल पे लो टर्मिनल पे मिल गया। जैसे यहाँ पे पूरी करंट सर्किट क्लोज है, यहाँ पे अगर हम ले भी रहे हैं लोड के थ्रू तो भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है, यहाँ कोई पावर का डिसिपेशन नहीं हो रहा है। पर एक्चुअल में क्या होता है, सोर्स से लोड तक हम जाते हैं, ये हमारा लोड का पॉइंट है जहाँ पे हमारा लोड कनेक्टेड है। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ पावर का जो है डिसिपेशन होता है। और ये डिसिपेशन थोड़े टाइम के लिए तो हमें दिखता नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते नहीं है, बट विद द टाइम अगर हम देखें उसको तो वो काफी लॉस कर देता है और ये जो एनर्जी है ये थोड़े टाइम के बाद डिके करके 0 पर जाती है। तो आइडियली हमारा जो ग्राफ है ऐसे डिके जाता है और ये इनफाइनाइट टाइम पर जाकर हो सकता है कि 0 भी हो जाए। तो इसका वेरिएशन हमारा आइडियल का ऊपर वाला होगा कि उसका करंट का कितना भी वेरिएशन हो जाए वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है। बट जो प्रैक्टिकल हमारा होगा, करंट का वेरिएशन जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज जो है डिके कर जाएगा। और ये हमारा जो नोटेशन आगे चल के जो हम करते रहेंगे उसके कैपिटल लेटर में अगर हमने लिखा है तो वो हमारी डीसी होगी, और स्मॉल लेटर में जो भी ये प्रेजेंट ये वी ऑफ टी वेरिएशन जो है ये हमारा एसी के लिए हम यूज करते हैं। एसी के अंदर ऐसे यूज करते हैं कि डीसी तो हमारी होती है ऐसे कांस्टेंट, तो उसमें हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं और इसका हम वेरिएशन वी ऑफ टी ऑफ आई ऑफ टी जो है वैसे दिखाते हैं, तो इसको स्मॉल वी ऑफ टी भी लिखते हैं हम। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है हमारा इनफाइनाइट टाइम तक जो है करंट का कितना भी वेरिएशन हो जाए वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है उतना ही रहता है। अगर ये 5 वोल्ट जो है डिलीवर कर रहा था तो ये कितनी भी करंट ले लो, चाहे 100 एम्पियर करंट ले लो, 500 एम्पियर करंट ले लो, ये हमेशा ही 5 वोल्ट ही रहेगा। बट प्रैक्टिकल जो होगा वो क्या होगा, करंट जितना वेरी कर जाएगा, जितना बढ़ता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो डिके करता रहेगा। तो ये जो नोट में हमने लिखा है ये हमें ध्यान रखने की चीज है। और ये डिपेंड करता है कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, कि ये वोल्टेज सोर्स हमने रिप्रेजेंट करा, ये जो प्लेट्स हैं इसका खुद का भी ये जो एलिमेंट बनाया होगा किस चीज से बना होगा, बैटरी बनाई होगी तो उसका में भी रेजिस्टेंस होता है, तो ये इनका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो शो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिके करता रहता है। और कुछ वायर्स का हो जाता है।
अब नेक्स्ट वाला हमारा जो है हम देख लेते हैं। वोल्टेज सोर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमारे बहुत सारे वोल्टेज सोर्स सीरीज में आए, V1 वोल्टेज सोर्स, V2 वोल्टेज सोर्स, तो हम इनको सम करके एक वोल्टेज सोर्स लिख सकते हैं। कैसे? हम यहां से चले और इस पॉइंट पे अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या दिख रहा है? तो इसको हम पॉजिटिव, इसको नेगेटिव देना पड़ेगा। तो पूरा अगर क्लोज्ड पाथ करते हैं तो पहले मुझे दिखा -V2, फिर दिखा -V1 और फिर प्लस ये P रख देती हूँ, जो P पर्सन है वो देख रहा है, प्लस P इक्वल टू 0 और वापस नेगेटिव प्लेट पर आकर हम वापस नेगेटिव इस वाले टर्मिनल पर आ गए। तो P की वैल्यू क्या हो गई? V1 प्लस V2 हो गई। वहीं अगर ये वाला V1 V2 है जिसके अंदर V2 जो है बड़ा है V1 से, अगर ये V2 हमारा बड़ा है V1 से तो दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। फिर है V1 और V2 अगर हमारा पैरेलल में है तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन होती है कि कोई भी दो वोल्टेज सोर्स जो होते हैं वो पैरेलल में काम नहीं कर सकते, वो करेंगे ही नहीं। तो उसके लिए एसेंशियल होगा अगर पैरेलल में हमारे दो सोर्सेज है तो वो इक्वल वैल्यू के ही होंगे। अब ये वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। बट अगर हमें रिप्रेजेंट करना ही पड़ जाए तो हम पैरेलल के अंदर आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है उसका रेजिस्टेंस हम शो करते हैं। और दो वोल्टेज सोर्स अगर इक्वल वैल्यूज के हैं तो यहाँ से टर्मिनल से अगर कोई पर्सन देख रहा है तो वो क्या लिखेगा? उसको उसको यही दिखेगा कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और वो जो भी वैल्यू होगी, चाहे V1 की लिख दो चाहे V2 की लिख दो, वो V1 इक्वल टू V2 होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर जो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस होता है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर हमें वोल्टेज सोर्स लिखना रहे तो हम उसके पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस जो है शो करते हैं। और यही वाला अगर हमारा करंट सोर्स होता तो उसके सीरीज के अंदर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें करंट जो है फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे करंट जो है फ्लो कर रही है। ये 10 वोल्ट का पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ये 1 वोल्ट 1 ओम का, ये 10 वोल्ट का। अब ये 10 वोल्ट के दो सोर्सेज लगे हैं। अब हमें क्या दिख रहा है कि 10 वोल्ट से इस इक्वल वैल्यूज के हैं, तो इसके अंदर हमारी कितनी करंट फ्लो कर रही होगी? V इक्वल्स टू IR। आई कितनी? 10/R। R की जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ से एक तो 10 एम्पियर ये फ्लो कर गई और ये 10 वोल्ट का सोर्स है वो भी हमें क्या 1 एम्पियर की करंट देगा। बट ये क्या बोलेगा कि अगर हमने तो अभी ऊपर पढ़ा था कि दो अगर वोल्टेज सोर्स हो तो उनको एक से रिप्लेस कर दो। अगर हमने 10 वोल्ट से बस रिप्लेस कर दिया और यहाँ एक रेजिस्टेंस छोड़ दिया तो क्या होगा? तो हमें तो ये दिखेगा कि इस रेजिस्टेंस के अंदर से सिर्फ 10 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोड की साइड देख रहे हैं या पर्टिकुलर किस चीज की साइड, तभी नेग्लेक्ट करें जब हम नेग्लेक्ट कर पाए। अब इस वाली कंडीशन में अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये वाले करंट सोर्स के अंदर से 20 एम्पियर गई और यहाँ से 10 आई की वैल्यू तो 10 एम्पियर है, तो इसके अंदर हम जो है वो नहीं बोल सकते कि इनको हम रिप्लेस कर दें 1 से। अब आता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये हमारा एक रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 और इससे हमें बनाना है डेल्टा RA RB RC। तो इस स्टार टू डेल्टा हम कैसे जाएंगे? स्टार टू डेल्टा हम ऐसे जाते हैं कि हमेशा स्टार से डेल्टा की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? आप ये सेम का रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे लिखो R3 R2 R1
और इसी के ऊपर डेल्टा बनाने की कोशिश करो। तो ये होगा हमारा आर ए, इसके ऊपर ही डेल्टा बनाने की कोशिश करो, ये हमारा आर बी, और ये वाला हमारा होगा आर सी। अब इनकी वैल्यूज कितनी होगी? आर ए की जो वैल्यू होगी वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई जो थर्ड वाला बच गया रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू। जिन दो ब्रांचेस में कनेक्टेड है पहले तो उनको अलग अलग ऐड कर लो, फिर उनके बाद उनका मल्टीप्लाई करके जो थर्ड वाली ब्रांच बच गई उससे उसको डिवाइड दे दो। अब ऐसे ही आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कौन किन दो ब्रांचेस के बीच ये कनेक्टेड है? R2 और R3 के बीच ये कनेक्टेड है, तो R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 का फिर मल्टीप्लीकेशन, और जो थर्ड वाली ब्रांच कौन सी बच गई? R1 बच गई, तो उससे उसको डिवाइड दे दो। अब सेम ही तरीके से RC कैसे हो जाएगा? RC कनेक्टेड है R1 और R3 के बीच, तो R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई R2। तो ये हो गया हमारा स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन। अगर यही हम डेल्टा से स्टार जाना चाहें, डेल्टा टू स्टार जाएंगे तो वैल्यू क्या डिक्रीज करेगी, तो इसमें के अंदर वो सेम ही आर ए आर बी और आर सी अगर हमें दे रखे हैं तो हम R1 R2 R3 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अब हम देख लेते हैं डेल्टा टू स्टार। एक डेल्टा बना लेते हैं, आर ए आर बी और ये हमारा आर सी, और यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है R1 R2 और R3 की। अब हमेशा डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो वैल्यू क्या डिक्रीज करती है? आप याद रखने के तरीके से ये भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जो है एलिमेंट्स है इसके अंदर, DELTA 5, और स्टार के अंदर है 1 2 3 4, 4 है, तो 5 से 4 में आएंगे वैल्यू डिक्रीज करेगी, और स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करती है, 4 से 5 जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज करती है, और यही होता है। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? R1 आप इस सेम ही डेल्टा में ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। तो ये हमारा R1 होगा, ये हमारा R2 होगा, और ये हमारा R3 होगा। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जिन दो एलिमेंट्स के बीच ये कनेक्टेड है R1, RA और RC के बीच है, और फिर टोटल जो एलिमेंट यहाँ पे R1 RA RB और RC उनका पूरे का डिवाइड आता है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होनी है तो पूरे टोटल का डिवाइड कर दो। कैसे? RA इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। अब R2 की वैल्यू क्या होगी? R2 किन के बीच कनेक्टेड है? RA और RB के बीच कनेक्टेड है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, RA इंटू RB डिवाइडेड बाई टोटल RA प्लस RB प्लस RC। ऐसे ही R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? किन के बीच कनेक्टेड है? RC और RB के बीच, तो RB RC डिवाइडेड बाई टोटल RA प्लस RB प्लस RC। तो ऐसे जो है हम स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार जा सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट वाले सेशन में जितना हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट बच गया, मैश का, सुपर मैश का, नोडल का, सुपर नोड का, और जो लीनियर नॉन लीनियर का जो कॉन्सेप्ट है ग्राफ के थ्रू, हम वो देख लेंगे, और फिर हमारा फर्स्ट वाला बेसिक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में मूव कर जाएंगे। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।